एक मंत्री का बेटा अपने लिए झोपड़ी में रहने वाली लड़की खोजे, ये संभव है क्या? आप कहेंगे नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला लड़का अपने लिए झोपड़ी में रहने वाली लड़की ढूंढे, ये संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही सिग्नेचर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने समाज के इस मिथ को तोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज के इस एपिसोड में हम मंत्री संतोष सुमन से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगनी दीपा मांझी जी का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका मैं तुम और हम के इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी, आप खुद विधायक हैं और अपने ससुर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की राजनीतिक धरोहर को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। कैसा लग रहा है विधायक बनकर? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो हम कभी सोचे नहीं थे कि राजनीति में जाना है, लेकिन शादी के जस्ट 3-4 साल बाद जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ी तो उसमें 5 साल जिला पार्षद रही और ये भी नहीं सोचे थे कि विधायक भी बनूंगी। टिकट मिलने के पहले तक भी नहीं सोचे थे कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं चुनाव जीत कर भी आऊँगी। ये तो सोचने से बहुत ऊपर है। कैसे मैनेज करती हैं घर भी और बाहर भी? देखिए, खासकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और डिफ़िकल्ट भी होती है कि परिवार के साथ रहकर भी राजनीति करते हुए भी और परिवार को देखते हुए ये करना होता है। खासकर महिलाओं के साथ होता है, तो मेरे साथ भी होता है। क्षेत्र में अगर हैं तो हस्बैंड का फ़ोन जाता है कि मेरा खाना लगा दो। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा भी फ़ोन आता है उनके द्वारा कि क्या बनाई हो खाना। तो आप सोच सकती हैं कि अगर इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो लगता है कि वो मेरे साथी हैं तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गया में हैं, वो पटना में है, तब पूछ रहे हैं कि क्या बनाई हो खाना। तो हमको उसी समय समझ जाना चाहिए कि वो वहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। तो उस तरह का सिचुएशन होता है, लेकिन ठीक है। हम महिलाओं में ही एक ऐसा ताकत होता है कि दोनों किसी भी भूमिका को अच्छी तरह से निभाने की ताकत होती है और हम समझते हैं कि वो ताकत हम में भी है और बखूबी निभा लेते हैं। सपोर्टिव रहते हैं आपके लिए? जी बिल्कुल, कुछ बहुत। कहिएगा चीजों को कैसे आप हैंडल करती हैं, क्योंकि घर संभालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महिलाओं के कंधे पर। इसके साथ साथ विधायक की भी जिम्मेदारी, आम जनता, हम लोगों को भी आपसे काफी उम्मीदें होंगी। कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, जनता की बात है, क्षेत्र की बात है, तो वो तो खैर वो तो निभाना ही है हमको, बिल्कुल। वो हम उसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक मेरी भी जिम्मेदारी है, घर के प्रति जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति है, हस्बैंड के प्रति है, तो वो भी निभाना मेरे ही कर्तव्य में जाता है और मेरा ही जवाबदेही है कि उसको भी हम बखूबी निभाएं। वो उसको हम पीछे नहीं रख सकते हैं, लेकिन दोनों को हम बांट दिए हैं। राजनीति भी अगर करना है तो उसको भी समय देना है और इनको भी समय देना है। और एक चीज़ है, हमारे हस्बैंड का ये खूबी है कि इन्होंने आज तक हमारे ऊपर कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं दिया है और कहीं कुछ हमसे गलती भी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि दूसरे हस्बैंड की तरह कि तुम्हें ये कर दी हो, ये गलत काम कर दी हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमेशा इनका सपोर्ट रहा है। अच्छा, देखिए, हमने जब आपके बारे में पढ़ा ना तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। कुछ सवाल है जो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि शादी से पहले हमें मालूम चला है कि आप चाकू चलाती थी। जी जी बिल्कुल। क्या कहिएगा इस पर? ऐसा है कि हमारा जो गाँव था तो जंगली क्षेत्र था, मतलब दोनों तरफ घना घोर जंगल था और उसमें हमको 24 किलोमीटर साइकिल चलाना होता था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। जहाँ फतेहपुर आते थे साइकिल से ही आते थे, कभी मोटरसाइकिल से भी आते थे राजदूत से। तो उस समय का, आज से 25-30 साल जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय का माहौल भी कुछ अलग हुआ करता था। तो हमको लगता था, मेरे पापा मम्मी हमेशा सिखाए हैं उन लोगों ने कि बेटा अपनी सुरक्षा खुद करना है, नहीं कि
तुमको अगर कुछ हुआ तो कोई तीसरा आदमी आकर तुमको बचाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको अपने खुद का सुरक्षा खुद करना है। तो हम हमेशा जब पढ़ने आते थे तो एक चाकू रखते थे साथ में, कि ताकि हम पे अगर कोई किसी तरह का यानी हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी अपना पढ़ाई पूरा की है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप अपने ब्लॉक में पहली ऐसी महिला थी, लड़की थी जिसने मोटरसाइकिल भी चलाया। जी जी। कुछ एक्सपीरियंस जो आज आप बताना चाहती हो? ऐसा है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में 3 साल फतेहपुर आवासीय विद्यालय था, वहाँ पढ़े। और उसके बाद फिर 5वां तक था ही वहाँ का हॉस्टल। तो वहाँ के बाद फिर हमको पापा लिखा दिए नवादा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय है, तो वहाँ फिर हम 1 साल वहाँ पढ़े 7वीं क्लास तक। उसके बाद मेरे घर में ऐसा नहीं है कि हम तो गरीब परिवार से आते हैं और थे भी, तो मेरे पापा मम्मी का कहना था कि बेटा अब हमारे भी छोटे छोटे भाई बहन थे 4, तो उन लोगों की पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। तो पापा को लगा कि दीपा को ही हॉस्टल से लाकर और एक डेरा ले दें और वहाँ इन लोगों को बच्चों को रखेगी और इन लोग का भी पढ़ाई लिखाई करवाएगी। तो हम वहीं रहने लगे। तो जब डेरा लेने से पहले तो गांव से ही आना होता था साइकिल से, और बाइक चलाकर आना होता था। तो हम पहली मतलब लड़की थे उस क्षेत्र का कि हम पहली बार साइकिल चलाकर और वो फतेहपुर आते थे और पढ़ाई पूरा करते थे। तो जब भी हम साइकिल से या मोटरसाइकिल से निकलते थे तो लोगों का भीड़ लग जाता था कि अरे देखो लड़की साइकिल चला रही है। रोड पे लड़के सब हल्ला करने लगते थे कि देखो देखो लड़की साइकिल चला रही है। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लगता था कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही किया आपने। और देखिए एक और बातें आपके बारे में पता चली है कि आप गाना भी काफी अच्छा गा लेती हैं। तो आज कुछ सुनाना चाहिएगा दर्शकों को कशिश न्यूज़ के। जी, गाना गाते थे। जिला में एक प्रतियोगिता हो रही थी तो उसमें भी हम लोकगीत गाए थे। हाँ, तो 2 लाइन तो उसमें भी हम फर्स्ट प्राइज लाए थे। तो गा लेते हैं कभी कभी। एक हम अपने हस्बैंड से जब मेरी शादी हो रही थी तो उनसे हम मिलने गए थे। इन्होंने जाहिर किया कि हम दीपा से मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो ये इनको भी पता चला कि ये गाती है। तो पहला सवाल था इनका कि तुम हमको गाना गा कर सुनाओ। क्या सुनाया तो आपने? फिर गाए थे। सुनाइए, आज वही गाना सुनाइए। क्या सुनाया था आपने संतोष सुमन को पहली मुलाकात में? तो ये गाना था उनके लिए, मांग के ले हम चंदा से अंजूरी भरे इंजोरिया रे, मांग के ले हम चंदा से अंजूरी भरे इंजोरिया रे। तो है रगुआ नी में कैनी बग बग सभे डगरिया रे, मांग के ले हम चंदा से अंजूरी भरी इंजोरिया रे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और दीपा जी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब वक्त है कि आपके पति देव को भी हम बुला लें। और अब हम बुलाएंगे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन को, और अब दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। और मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संतोष सुमन जी हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का जिसने बाहर रहकर पढ़ाई की हो, अचानक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को क्यों ढूंढने निकला? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब व्यक्ति का अपना अपना माइंडसेट होता है, और हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, खास करके समाज के पिछड़े वर्ग जिसको भूया मुसर समाज कहते हैं, जहाँ से हम लोग पले बढ़े हैं। हमारे पिताजी, मेरा संयोग है
कि हमारे पिताजी एमएलए बने और हमारा घर ठीक रहा, लेकिन हमारे परिवार के आसपास के लोग उसी मनोदशा में थे। और मैंने सोचा कि एक सोशल बैकग्राउंड से एक जीवन साथी चुना जाए जो हर चीज़ों को समझती है। समझने का मतलब है कि जो आपके संघर्ष को भी समझती है और आपके आसपास परिवार भी है जो जिस संघर्ष से वो गुजर रहे हैं उनको भी समझती है। तो सब समझने वाली एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो हम जिस तरह से अपना जीवन को, मैंने सोचा कि मैं राजनीति करूँगा, मुझे बहुत मौके मिले कि आप बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समाज सेवा की भावना थी। तो समाज सेवा का जब भावना है तो आपको कदम से कदम मिला के चलने वाली एक ऐसी साथी चाहिए जो उसी तरह की सोच की हो। इसलिए मैं शहर से गांव की ओर रुख किया और वहां जा कर के मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि दीपा जी जैसी मुझे एक साथी मिली। लेकिन हमने ये भी सुना है कि चाचा आपके गोरी लड़की के तलाश में थे। ऐसा होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे चाचा जी थोड़े मॉडर्न ख्यालात के थे, पुलिस में इंस्पेक्टर थे और हर व्यक्ति के साथ होता है। आप एक व्यक्ति जब पढ़ लिख जाते हैं और एक गांव से कहीं बाहर आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो कष्ट मैंने झेला, चाहे जो दंश मैंने झेला, उससे थोड़ा उभरा जाए। जिस तरह से मैंने बताया कि भुइयां मुसर के समाज सब हम लोग सांवले होते हैं, काले होते हैं, तो उनको लगा कि मेरा जनरेशन भी एक बदलना चाहिए। और जनरेशन कैसे बदलेगा, मुझसे तो नहीं बदलेगा, जाहिर सी बात है मेरी पत्नी आएगी, वो गोरी रहेंगी तो बदले। तो उनका वो सोच था, तो वो अपनी जगह सही थे। इसलिए शादी जब हो रही थी तो नाकूस भी थे कि हमको शादी यहाँ नहीं करनी है, हमको और अच्छी लड़की जो देखने में सुंदर हो, अच्छी का मतलब उनका सुंदरता से ही मतलब था। तो थोड़ी सी नाराज़गी उनकी थी, लेकिन हम लोग बाद में वो जब शादी हुई, शादी होने के बाद इनसे जब मिले, इनका व्यवहार को जाने, तो वो भी इनसे बहुत स्नेह करने लगे और फिर उनको इस बात का ज्ञात भी हुआ कि नहीं मैं गलत था। यानी शुरू में भले ही विरोध हुआ हो, लेकिन दीपा जी से मिलने के बाद वो मान गए। जी। अच्छा देखिए, अभी हम दीपा जी से बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि जब आप पहली बार इन्हें देखने गए थे तो आपने गाना सुनने की डिमांड की थी। क्यों डिमांड किया कि हाँ लड़की गाना गाएगी तो शादी करूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैंने सुना था कि अच्छा गाना गाती हैं और ये भी सुना था उस समय कि अपने गया जिला में टॉप किए हैं गाने में। अच्छा। तो लोग जब बता रहे थे, इनकी माँ बताई और भी लोग बता रहे थे, तो मैंने अंदर में उत्सुकता ही जाग गई कि मैं भी सुनूं कि क्या गाती हैं, कैसे गाती हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे आप सबको उत्सुकता जाग चुकी है और उसे मेरे मन में भी था। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार सुनते हैं। तो अच्छा गाना गाती थी, इनके पास एक पूरा डायरी था जो गाना लिखा हुआ था, पता नहीं वो डायरी नहीं मिल रहा हम लोग को। और मैंने एक धुन भी बताया था कि जब मैं सुना था तो मांग के ले लो इस चंदा से उंगली भर इंजोरिया रे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, आज भी मुझे वो याद है, मुझे कितने दिन के बाद, थोड़ा सा पूरा तो याद नहीं है, तो अच्छा लगा। और इसी कारण से है कि हर चीज़ देख करके मैंने शादी की। कभी कभी सुनते भी हैं, कभी गाकर सुना क्या सुनते हैं? कभी कभी क्या सुनाती हैं आप उन्हें? यही गाना कि वो गाना सुनाई थी वो हमको सुनाओ। अच्छा, उसी गाने को आप रिपीट मोड पे सुनते रहते हैं? आज भी मेरे सबकॉन्शियस में गाना है। हाँ। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए, अभी भी सुना दीजिए उन्हें 2 लाइन फिर से, खुश हो जाएंगे। सुनना चाहेंगे अभी? नहीं, ठीक है। उस गाने का मतलब यही था कि शादी से पहले इनको हम एक रिकॉर्ड करके भी 2-4 गाना भेजे थे। अच्छा, ये भी राज आज खुल गया कि हाँ देख के गए तो गाना भी साथ ले गए कि जब मन किया तो चला के सुन लिए। ठीक है। इनका कहना था कि गाना रिकॉर्डिंग करके तुम भेजो। अच्छा। तो एक पहले कैसेट आता था ना, तो कैसेट में रिकॉर्डिंग किए और इनको भेजे थे गाना। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि आखिर मंत्री संतोष सुमन अपनी शादी के बाद ससुराल जाने से क्यों डरते थे। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। अच्छा देखिए, हमने कई दिलचस्प बातें सुनी है आप दोनों के बारे में। शादी के बाद आप डरते थे ससुराल जाने से पहली बार, क्या था, क्या मन में चल रहा था, क्यों ये डर? नहीं, हम नहीं डरते थे। एक्चुअली जहाँ हमारी शादी हुई वो उस ज़माने में आपको ही पता है कि नक्सल अपने चरम सीमा पर था। और वो ज़माना, वो समय वो पहाड़ के रेंज में था, गुरपा पहाड़ी जिसको कहते हैं, जो झारखंड की ओर जाता है, और ऑलमोस्ट बॉर्डर पर ही हमारा ससुराल है। और सौभाग्य संजोग ऐसा हुआ कि जब हमारी शादी हुई, शादी के पहले भी हम गए थे, आधा गए थे, ससुराल नहीं गए थे। एक पहाड़ी थी, उसी बीच में हम लोग इनसे मिलने गए थे, तो वहाँ पर एक मैदानी इलाका था, थोड़ा सा जंगल होके जाना पड़ता था, लेकिन वो दृश्य नहीं देखे थे दिन में।
और शादी हुई तो फतेहपुर एक प्रखंड है, वहाँ शादी हुई थी। और उसके बाद जब पहली बार हम ससुराल गए तो संजोग से रात हो रहा था, 9 या 10 बज रहा था। जब हम जाने लगे जंगलों से तो लगा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फंस गए ऐसी भावना आई थी मन में, क्योंकि थोड़ा सा तो रहता ही, तब समय नक्सलिज्म की बात थी। तो रात में लोग क्या दिन में उस रोड से नहीं उतरते थे। हम लोग की तरफ एक फेमस था कि दक्षिणा इलाका में, दक्षिणा मतलब कि जो साउथवर्ड जो इलाका है, रोड से साउथ जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत है। तो हर जगह है, गया कि आप किसी जगह से आप रोड के दक्षिण तरफ जाएंगे तो वो इलाका उस तरह से अफेक्टेड था, चाहे बाराचट्टी विधानसभा का हो, चाहे आप इमामगंज विधानसभा का हो, चाहे सिरघाटी का हो, उसको दक्षिण इलाके में वो भी मैंने रिमोट साउथ ईस्ट साउथ में होता था। और वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका के चारों, पहाड़ के चारों तरफ एक गांव बसा हुआ था। जो हम लोग जाने लगे पहाड़ पर चढ़ के, उतर के, और तरह तरह के पगडंडियों का रास्ता, कभी जंगल से होके, तो रात में थोड़ा सा लगा कि ये कहाँ हम जा रहे हैं। हमें तो और लगा कहाँ कि फंस गए। दामाद है इसीलिए ससुराल जाने में डर रहे हैं। अब कैसा लगा दीपा जी, शादी के बाद जो सोचा था आपने वैसे पति मिले? जी बिल्कुल। मेरा हमेशा से मतलब हम सोचते थे, कभी भी हम सिर्फ एक पूजा करते थे, माँ संतोषी का। अच्छा। तो हमेशा पूजा करते थे, तो मेरा मन में रहता था कि हम सबसे पहले कि हम सोचते थे कि मेरे हस्बैंड जो हो वो पीते खाते नहीं हो, और बस यही हम भगवान से चाहत रखे थे कि बस दारू नहीं पिए, और वो हमको मिला है। तो सुन ली, संतोषी माँ ने आपकी प्रार्थना सुन ली, मिल गए आपको संतोष सुमन, है ना? क्या खासियत है दीपा जी में जो उन्हें दूसरी महिलाओं से अलग बनाती है? देखिए, समझदार हैं, सहनशील है और परिस्थितियों को समझती है। अपने आसपास देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में सामाजिक परिवेश और पारिवारिक परिवेश भिन्न भिन्न होते हैं, और उस परिवेश में अपने आप को ढाल लेना और सबको खुश रखना, ऐसा हमारे परिवार के कोई भी सदस्य हो, सबको खुश रखना, ये बहुत बड़ी खासियत है। क्योंकि हमसे नहीं हो पाता है। हम लोग भी है कि चलो कुछ देर के लिए नाराज़ हो गया तो छोड़ दो, क्या आना, लेकिन अपने तरीके से सबको खुश रखना, वो कितना भी हमसे गुस्सा है तो इस चीज़ को मैनेज कर लेना, और घर की सारी चीज़ों को मैनेज करना। राजनीति में आई भी थी, जिला परिषद की सदस्य बनी, और हमारा बच्चा इनके पेट में था, उसके बाद भी कैंपेनिंग करना, घर का सारा काम करना, चेहरे पर सिकन नहीं आना। तो ये संघर्ष है और ये हिम्मत है, सहनशीलता है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जब आप दोनों की शादी हुई तो कुछ उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी यादें हैं जो आज शेयर करना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी? ऐसे तो अभी याद नहीं आ रहा। जब आप आई ससुराल पहली बार तो कैसा लगा यहाँ? गरीब घर की पहले लड़की जब यहाँ आई, कभी सोचा था आपने कि यहाँ शादी होगी, इस तरह से शादी होगी आपकी? देखिए, कभी हम ऐसा सोचे ही नहीं थे कि ऐसे घर में शादी होगी मेरी। तो शादी हुई तो हमको ये भी नहीं हुआ। मेरा हमेशा से मन में रहता था कि हम गांव में रहते थे, तो ये लगता था किसी का मतलब गांव में एक होता है ना, बरतुहार आता है, तो उसको देखने आया लोग, तो लगता था कि वो दिखाई में 10 रुपया, 25 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया ऐसे दिया जाता था। तो हमको उस चीज़ से बहुत ये लगता था कि हम बहुत मतलब पता नहीं हम क्या कह सकते हैं। तो हमको लगता था ना कि हमको भी देखने आएगा कोई तो हमको ऐसा ही मिलेगा 10-21 रुपया और 101 रुपया। तो हमको ऐसा लगता था, हम हमेशा चाहते थे कि हम ऐसे घर में शादी हो कि जहाँ हम अच्छे से मतलब अपने अगर बच्चे हों तो उनका लालन पालन अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। ये मन में रहता, हर एक लड़की के मन में होता है, तो हमारे मन में भी था। और देखिए आज यहाँ है। बिल्कुल, शादी से पहले हर लड़की वो ख्वाब देखती है कि शादी उसकी कहाँ हो, किस तरह का लड़का मिले उसे। और ड्रीम वाइफ है आपकी दीपा बांझी जी? निश्चित तौर पर। और मैं जितने सुकून से रहता हूँ, शांति से रहता हूँ, बच्चे, मुझे पता भी नहीं है कि बच्चे को एडमिशन कब हुआ। और एक बार ऐसा भी हुआ कि हम कहीं कैंपेन कर रहे थे बेगूसराय खगड़िया में, और हमारी बेटी का या बेटे का एडमिशन होना था क्रेन में। माता पिता को खोजना था, तो मैंने कहा दिया कि तुम्हारा बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, हम नहीं समझते, तुम जाके एडमिशन होगा, हम तो अवेलेबल नहीं है। फिर मेरे भाई को ले गई और फिर उसका एडमिशन कराई। 3 बार वो क्रेन स्कूल से 3 बार निकाल दिया गया कि जाइए आप। जब हम लोग नोटिस निकाले हैं कि माता पिता दोनों को रहना है,
एडमिशन के समय, लेकिन आप लोग वो रूल तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी अकेले दीपा मांझी ने हाँ, बहुत सी और जिम्मेदारी आप- संभाली है। आप लेकिन विश्वास- आज आपकी एक शिकायत भी जी, मुझे मिली। क्या? दीपा मांझी ने बताया कि जब वो बाहर काम पर रहती थी तो आप इन्हें फोन करके परेशान करते थे कि क्या खाना बना है, कौन सी सब्जी, क्यों होता था? और जाहिर सी बात है, आज भी मैं कहता हूँ, मैं अगर यहाँ अकेला भी रहता हूँ तो वहाँ फ़ोन करता हूँ कि देखो यहाँ पर बोलो चाय चाहिए, खाना चाहिए। मैं शुरू से उस तरह के स्वभाव का मैं रहा हूँ और मैं जल्दी घुल मिल नहीं जाता हूँ लोगों से, बड़ा थोड़ा सा परहेजी टाइप के लोगों हूँ। से घुलते मिलते नहीं नहीं है या है। इनसे अलग नहीं रह सकते? नहीं, वो भी बात हो सकता है और हर चीज़ में ज़रूरत होती है महसूस, थोड़ा सा कपड़े की भी ज़रूरत होती है तो इनको फ़ोन करके बोलूँगा कि मेरा कपड़ा कहाँ है बताइए। तो ये सब एक आदत सी हो गई है और वो अच्छी बात है और बढ़िया है। और मैंने कहा ना कि वो स्कूल की बात जब मुझे आज भी याद है कि उस समय से, और वो स्कूल वाले इतने प्रभावित हुए कि आज भी क्रेन स्कूल में 1-2 एडमिशन कराती है और अच्छे को हिम्मत नहीं है कि क्रेन स्कूल में एडमिशन कराए, लेकिन इनका 2 एडमिशन हर साल वो फादर कराते हैं, चाहे कोई फादर आए। उसके बाद कितने लोग चेंज हुए, हमारा बेटा बेटी वहाँ से निकल गया लेकिन आज भी हम 2 लोग, तो वो व्यवहार बना कर रखिए। तो ये सब है जिसलिए हम लोग चाहते थे कि चलिए भाई कुछ इनके अंदर है, इनर क्वालिटी है। और जब चुनाव होने लगा, चुनाव मैदान में गई तो लोग टेस्ट करता है, आज की जनता बहुत चालाक हो रही है, आपको खूब चलाना शुरू करेगा। ये माइंड सेट होता है कि मंत्री की पत्नी है, मंत्री की पुतोह है तो ये बहुत सुखवार होगी, चाहे घर से नहीं निकलती होगी। लेकिन उससे भी उन लोगों ने कोशिश किया, उससे ज़्यादा चलने लगी, उस जहाँ मन है वहाँ खाने लगी, उनके साथ खाने और लगी। दीपा मांझी जी, आपकी अगर मैं बात करूं तो अचानक से सोशल मीडिया पर हमने कुछ देखा जब आप सामने आई और लालू यादव की बेटी रोहिणी को जिस तरह से आपने जवाब देना शुरू किया, वो एक तल्ख तेवर आपका हमें नजर आया, वो गुस्सा हमने आपका देखा अचानक। ये देखिए, हम शुरू से ही, हम तो अभी बोले ना कि हम जब पढ़ाई करने आते थे जंगल से होकर, तो हम तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे, तो वो तो था, बेबाक शुरू से ही रहे हथियार हैं। का मतलब चाकू रखती थी। हाँ, तो बेबाक रहे हैं हमेशा हम। तो ये जो ट्यूट होता था तो लगा कि परिवार के संबंध में वैसा कुछ हो रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बस यही सोच के कारण ये हम लोगों में भिड़ जाते थे हम लोग। और इसके साथ ही चूंकि सोशल मीडिया पर, जो कि अब एक्स है, ट्वीट की जो आप बात कर रही हैं, वार पलटवार, लगातार एक ट्वीट फिर दूसरा ट्वीट, ये अचानक से किसी ने आपसे कहा या फिर आपने खुद ये शुरू किया जवाब नहीं, देना? हमको लगा कि अब एक चीज़ होता है ना कि किसी के बारे में जिनको सम्मान दिया जाता है उनके प्रति अगर मतलब सम्मानजनक बात ना हो तो हमको ये चीज़ खला कि उनको इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। तो हमको लगा कि ये जवाब देना चाहिए। मेन इनका यही कहने का मतलब है कि जब पिताजी के पर इनके कमेंट्स आने लगे, उनके तरफ से भद्दी बातें होने लगी, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इनको लगा कि अब उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में उनको भी जवाब मिलना चाहिए। तो जवाब हुआ, वो अनायास से था, अब बहुत शॉर्ट टर्म था। फिर उसके बाद हम ही लोग कहें कि अब इसको चुपचाप बंद कर देना, अब नहीं करना। लेकिन वो काफी चर्चा हुई थी उस हाँ, वक्त चला आपके था। ट्वीट की। एक इतनी- पहचान भी हाँ। उसने दिया उस ट्वीट ने, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग चुनाव कैंपेन में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉल किया कि वही है ना जो ट्वीट करती थी। तो उस समय तक रिकॉल था मुख्यमंत्री जी को। लेकिन इतनी लेट एंट्री क्यों हुई दीपा मांझी की राजनीति में? संयोग है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि राजनीति में आएगी। ऐसा सोच था पहले कि कभी न कभी होगा, लेकिन इस समय आएंगे ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसी कुछ बातें हुई और विधानसभा, जो मेरे पिताजी का छोड़ा हुआ विधानसभा था, कुछ दिखा कि टफ है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव डायरेक्ट लड़ जाइए। तो हम बोले कि हम तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे कि बहुत सारी जिम्मेवारियां संभालनी होता है। चुनाव में अगर मैं रहा तो जो मैनेजमेंट पार्ट है उसको नहीं देख पाऊंगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो मेरे मन में फिर लोग की तरफ से ही आया कि आप नहीं लड़ते हैं तो दीपा जी को चुनाव लड़ा दीजिए। और फिर हम लोग के विचार, हमारे विचार में नहीं था, लेकिन क्षेत्र से लोगों का आना शुरू हो गया। पार्टी के अंदर जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबने कहा कि आप नहीं लड़िएगा तो दीपा जी को लड़ाइए। आप दीपा जी का लड़ने से मतलब है कि आप ही चुनाव लड़िएगा। और मैंने भी आकलन किया कि अभी टफ है चुनाव, इसलिए वो ऐसी मजबूरी में समझिए कि उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए दीपा जी आगे आई और
शुक्र है कि हम लोग वहाँ से चुनाव जीत भी पाए। ठीक है, और आज के इस कार्यक्रम में मैं तुम और हम में हम आप दोनों की बात कर रहे हैं, तो कुछ और जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कहाँ ले गए थे डेट पर? डेट पर जंगल में ले गए थे। जंगल में? जंगल में क्या करने गए थे डेट पर? जंगल इनके गांव की तरफ गए थे। हाँ। देखिए मैंने कहा ना, हम जब मिलने गए पहली बार जब हो गया, तो इनके घर के आधे ही रास्ते में गए, तो समझिए वो भी जंगल ही था, मैदानी इलाका था, जंगल से बीच से गए। हमारी एक गाड़ी होती थी, छोटी सी मारुति कार में चलाता था, मैं था, ये थे और एक मेरे मित्र थे और इनके साथ कोई एक थी। तो वो समझिए कि वही मेरा फर्स्ट डेट था, शादी से पहले का डेट ठीक मान है, लीजिए। यानी कहीं इनको घुमाना रहता था तो अगर खाना भी खिलाना है तो गया से ये हजारीबाग चले जाते क्या थे खाते खाना हैं? खिलाने। फेवरेट खाना क्या है? इनका ये तो वेज ही खाते हैं। वेज खाते हैं। दीपा जी का? दीपा जी नॉनवेज पसंद करती हैं। अच्छा, बहुत उल्टा है ये। हाँ, मेरे घर में मैं सिंगल व्यक्ति हूँ जो नॉनवेज नहीं खाता हूँ। हाँ। बाकी सब बच्चे भी सब नॉनवेज खाते हैं और इन लोग को रोज मिले तो रोज खाने वाले हैं। और सही बात बोली कि हम लोग कभी चाय पीने का भी मन करता था तो निकल जाते थे गाड़ी लेके। मैं खुद सेल्फ ड्राइविंग करने में मुझे बहुत आनंद कभी आता था औरंगाबाद चले जाते और थे, इधर कभी तो छोड़ दिया। तो मैं कहाँ कहाँ कोडरमा गए हैं चले दोनों जाते एक साथ थे। ट्रिप पे? बहुत दूर दूर तक गए हैं, पता ही नहीं चला, निकल गए हजारीबाग में जाके खाना खा रहे हैं, रांची और मांझी में जाके खाना खाए, इधर औरंगाबाद हमको बारूद लॉन्ग चले ड्राइव गए। बहुत पसंद है। अच्छा। तो इनको कहते थे, इनको बताए तो ये हमेशा कई मतलब जब इनको टाइम मिला कि चलो गाड़ी में बैठो, बैठते थे। अब हजारीबाग चले गए। डिसाइडेड नहीं होता था कि कहीं जाना है। हमें जाना था कि बोध गया में जाके चाय पीते हैं और मांझी में चाय पी रहे हैं। यानी लॉन्ग ड्राइव पे हाँ, चल, है ना? और ये सब अक्सर हुआ करता था। मूवी कौन कौन सी देखी आप दोनों ने साथ में? लास्ट मूवी कौन सी रही? मूवी देखे थे, कलकत्ता में देखे थे एक बार। हाँ, ये मूवी देखिए, हम लोग ज़्यादा शौक नहीं है उस तरह फिल्म। हम मूवी एक साथ गया में कोई मूवी एक मूवी देखे होंगे, ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ कलकत्ता में देखे, एक दिल्ली यहाँ में देखे। देखे थे जवानी है दीवानी, कलकत्ता में देखे थे। हाँ, जो भी है मैंने हम लोग साथ में। कभी लड़ाई होता है आप दोनों में? लड़ाई झगड़े होते हैं? होता है लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रहता। कौन सॉरी बोल के सॉर्ट आउट कर देता है लड़ाई को? हम ही बोलते हैं। आप ही बोल देती हैं? ये तो बड़ा गलत ये है। भी बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं लेकिन है ऐसा कि होता है ना कि एकदम लड़कियां नखरे वाली होती है कि हम क्यों पहले जाएं सॉरी बोलने, हमें आओ मनाने थोड़ा के सा लिए। लगता है कभी कभी कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, अगर कोई एक अड़ जाएंगे तो फिर ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं बहुत जल्दी। बहुत ऐसा रेयर हुआ है कि लड़ाई झगड़े तो देखिए नेचुरल चीज़ है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अब तो हम लोग बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। चलिए, और आखिरी में मेरा सवाल आप दोनों के लिए ही रहेगा कि अगले कुछ दिनों में आप कहाँ देखते हैं दीपा मांझी जी को और आप कहाँ देखती हैं संतोष सुमन जी को? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, दीपा मांझी के अंदर बहुत पोटेंशियल है और अभी सीख रही हैं बहुत चीज़। आप जानते भी हैं लेकिन झिझक होती है और उत्सुकता ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उत्सुकता है राजनीति में। और दूसरी चीज़ है कि मैं तो शुरुआत में झिझकता हूँ। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि भीड़ में कभी कोशिश नहीं करता हूँ कैमरे के सामने आऊँ, पीछे रह जाऊँ, आगे दूसरे को बैठा देता हूँ। लेकिन इनके अंदर वो चीज़ है कि फ्रंट पर आ जाती हैं और कभी कभी लगता है कि ये नहीं कर पाएगी और हम लोग भेज भी देते हैं वहाँ जाके, अच्छा भाषण भी दे देती है। आप क्या कहिएगा? मंत्री जी हैं, जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं, आगे कहाँ? देखिए, आज तक जितने भी समय रहे हैं राजनीति में तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम चाहते हैं कि राजनीति में सक्रिय रहें ताकि जनता इनको सपोर्ट करें और हम चाहेंगे, हर पत्नी चाहती है कि बहुत ऊंचे लेवल तक जाए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ही बातचीत करके। बहुत शुक्रिया दीपा मांझी जी आपका और संतोष सुमन आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस एपिसोड में हमने बात की बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और उनकी पत्नी जो कि विधायक है दीपा मांझी जी से, और उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके दाम्पत्य जीवन में क्या चल रहा है, ये हमने जाना। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ और उनसे बातचीत करेंगे। खबरों का सिलसिला कशिश न्यूज़ पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।